Hey everyone, I welcome you all on our YouTube channel. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दिस वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ अ सीरीज जिसमें हम किरण की जो लेटेस्ट बुक है उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर रहे हैं। और हम इस सीरीज़ में जो सिलेबस है उसको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज डिवाइड करके सॉल्व कर रहे हैं। हमने जो अपना टॉपिक पिक किया है वो है परसेंटेज, जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक पर कमांड करते हैं तो आपकी अर्थमेटिक की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इस सीरीज़ में हमारी ये 10th वीडियो है। इससे पहले हम 9 वीडियोस कवर कर चुके हैं। उसके साथ साथ हम जो है टाइप 4th पर स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इससे पहले हम कंप्लीट टाइप 3 तक कर चुके हैं। अगर आपको इस सीरीज़ की बाकी सभी वीडियोस भी देखनी है तो आप उनकी लिंक्स को हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें देख सकते हैं। मैं इन सारी वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ साथ हमारी एक और सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है 10 सेकंड सीरीज़। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न पर आ रहे हैं उसमें जो भी फेमस क्वेश्चन हैं उनको शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट करके हम लोग उस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों सीरीज़ की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट की विजिट कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से उनकी कंसर्न लिंक्स पे भी क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग टाइप 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चन है हमारे। तो चलिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त क्वेश्चन आ रहे होंगे। जस्ट अ सेकेंड, आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी तो मैं ही विजिबल हूँ यहाँ पर। अब आई होप आपको जो मैं कॉर्नर हो गया हूँ और आपको जो है क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए एक्चुअली में है क्या। टाइप 4 को हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके की लैंग्वेज होती है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़िए एक बार और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ अ मैंगो, अ मैन कैन बाय 5 kg मैंगोस लेस फॉर ₹600। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस। देखिए आपके साथ भी ये प्रैक्टिकली बहुत होता होगा कि आप जैसे मार्केट गए, आप जो है आज से एक हफ्ते पहले मार्केट गए थे और आप आज मार्केट गए। ठीक है, तो एक हफ्ते पहले जब आप मार्केट गए थे तो जो प्राइस था वहाँ पे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मैंगो लेने के लिए गए, तो जो एक हफ्ते पहले जो उसका प्राइस था वो कुछ और होगा। और मान लीजिए आप 100 रुपये लेके गए और आपने जो है वहाँ से जो है मान लीजिए 20 रुपीज़ पर केजी प्राइस था उस टाइम पर मैंगोज का। ये क्या कौन सा प्राइस है, लास्ट वीक का। ठीक है, और आपके पास रुपए कितने थे, आपके पास रुपए थे 100 रुपीज़। ठीक है, तो आप कितने मैंगोस लेके आएंगे, मैंगोस निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे कितनी केजी मैंगोस लेके आए। तो जो आपके पास रुपीज़ हैं, रुपीज़ को आप डिवाइड करेंगे रेट से, तभी तो आएगा मैंगो। 100 रुपये हैं आपके पास और 20 रुपये केजी आपके मैंगोस हैं। तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे कि हम 5 kg मैंगोस लेके आएंगे। ठीक है, 5 kg मैंगोस। वहीं आज आप जब गए मार्केट तो आपने देखा कि यहाँ का सिनेरियो चेंज हो गया है। टुडे क्या हुआ, जो आपके मैंगोस 20 रुपीज़ पर केजी मिल रहे थे लास्ट वीक, वो अब कितने मिल रहे हैं, वो अब मिल रहे हैं 25 रुपीज़ पर केजी। यानी उनका रेट बढ़ गया। लेकिन आपके पास अभी भी जेब में रुपए कितने हैं, 100 ही हैं। तो अब आप कितने केजी मैंगोस लेके आएंगे, तो आप देखेंगे रुपए को डिवाइड करेंगे रेट से, तो आपके पास आ जाएंगे 4 kg। यानी आप 4 kg मैंगो लेके आएंगे, 4 kg मैंगोस लेके आएंगे। तो इसमें इस तरीके की जो वेरिएशन है उसको इस टाइप में कंसिडर किया जाता है कि दो केस दे देंगे आपको और पूछेंगे जो आपका रेट है वो इतना चेंज हो गया है, 20% प्राइस बढ़ गया है, तो और वो अब जो है जो रुपए हैं कितने, जैसे मैंने यहाँ हमारा 100 रुपये हैं तो ये बोलेंगे यहाँ पे आपके पास 600 रुपये हैं, तो बताइए। और वो 5 किलो मैंगो ज़्यादा लेके आया है, 5 kg मैंगो। ठीक है, तो अब हमसे पूछेंगे कि बताइए कि उनका ओरिजिनल प्राइस क्या था, जो हमने यहाँ 20 माना, 25 माना, ये हमसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके की लैंग्वेज रहती है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन को हमें कैसे प्रोसीड करना है और क्या बोल रहा है हमसे इस क्वेश्चन में, एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख लिया कि ऐसा होता है हमारे साथ, तो वहां से इंस्पायर्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कि कैसे इसका एटीट्यूड होना चाहिए। अब हमने क्या किया, हमने हमेशा एक चीज़ जानी है कि हम हमेशा मेथड 1 यूज़ करते हैं। हम 3 मेथड यूज़ करते हैं। मेथड 1 होता है हमेशा जिसमें हम एक्स मानते हैं अपनी अननोन क्वांटिटी को। मेथड 2 होता है जिसमें हम 100% या 100 की हेल्प से सॉल्व करते हैं। और मेथड 3 होता है हमारा फेवरेट मेथड,
जो है रेशियो मेथड, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हमसे क्या बोला गया है। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20%, इसका मतलब 20% का मतलब आप समझिए, 20% का मतलब मैं यहाँ पे हर एक चीज़ कवर कर रहा हूँ बहुत बेसिक से, इसलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप जो है 20% को कैसे कैलकुलेट करते हैं। 20 हो गया आपका 20 इंटू परसेंट का मतलब होता है 1/100। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/5, और इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा प्लस साइन। आप समझ गए होंगे इस बात को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मानता हूँ कि ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ मैंगोज, अब मैन कैन बाई 5 kg लेस फॉर ₹600। अब हमसे पूछा गया, हमसे पूछा प्रेजेंट और ओरिजिनल प्राइस, तो हम क्या मानेंगे, अज्यूम करते हैं हम, अज्यूम जो ओरिजिनल प्राइस है, हम ओरिजिनल प्राइस को ही अज्यूम करेंगे। ओरिजिनल प्राइस जो है वो क्या है, वो है x, ठीक है। जो हमारा, मैं इसे ओरिजिनल बोल दीजिए इसको, या फिर आप बोल दीजिए अर्लियर, और ये हो जाएगा आपके पास फाइनल, या फिर बोल दीजिए लास्ट, ठीक है ना। ओरिजिनल हो गया, ये अर्लियर हो गया, ये हो गया आपके पास फाइनल या फिर हो गया लास्ट, ठीक है। तो वो है हमारा x, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ मैंगोज, इसका मतलब 20% बढ़ जाता है, और हमारा 20% है 1/5, इसका मतलब x तो रहेगा ही रहेगा, 20% और बढ़ जाएगा, इसका मतलब 20% किसका, जो इनिशियल वैल्यू है उसी का, तो x, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 6x/5। तो हम ये बात समझ गए। इसका रेशियो मान लेते हैं हमको इसको मान लेते हैं, चलिए रेशियो रहने दीजिए, आप इसको मान लीजिए कि आपका जो रेट है, आपका जो प्राइस है, जो रेट है वो क्या आ गया, आपका जो प्राइस है और जो रेट है वो आ गया 6x फाइनल में, और इनिशियल में आ गया x। आप ये बात समझ गए होंगे। अच्छा, अब हमसे क्या बोला गया, अब हमसे बोला गया वो 5 किलो कम लेता है मैंगोस, 600 रुपये अगर उसकी जेब में है, तो इस प्राइस के बढ़ने की वजह से वो 5 किलो कम मैंगोस ले पाता है। अच्छा, अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि मान लीजिए आप जो है किसी शॉप के पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, जैसे आपको ना आलू खरीदने हैं, आपको ना आलू खरीदने हैं, पोटैटो खरीदने हैं आपको, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, और आपको बोला गया है कि जो आपका रेट है पोटैटो का वो है 20 रुपीज़ पर kg। तो अब आप कैसे हिसाब लगाते हैं कि कितने केजी मैंगो पोटैटो आएंगे, तो आप जो मनी है आपके पास उसको डिवाइड करते हैं जो रेट है, जो प्राइस है, तो आपने 20 से डिवाइड किया, इसका मतलब आपके पास आ गया 5 kg मैंगो, वो 5 kg पोटैटो आप खरीद सकते हैं अगर आपकी जेब में 100 रुपये है और 20 रुपये पर kg मैंगोस हैं। तो उसी तरीके से मैं अगर मैंगोस निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, मेरे पास रुपए कितने हैं, मेरे पास जो रुपए हैं वो हैं 600 रुपये, इस क्वेश्चन के हिसाब से 600 रुपये हैं, तो मैंने रुपये 600 रुपये लगे, और हम क्या करते हैं, रेट से डिवाइड करते हैं। तो रेट क्या है, यानी मतलब प्राइस क्या है, वो हमने माना था x ओरिजिनल में। अब हमारा रेट क्या है, अब हमारा जो रेट है वो है 6x/5, सही बात है। लेकिन हमारा जो पैसे हैं वो ऐसे तो अभी भी 600 हैं, दोनों ही केसेस में पैसे तो 600 ही थे, तो हमने 600 किया। अभी क्या बोलते हैं, अब ये बोलते हैं कि 5 किलो कम लेके आ पाया है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा है और ये वाली क्वांटिटी कम है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मैंगोज ही तो है कि कितने किलो मैंगोज लेके आया, क्वांटिटी ही तो है मैंगोज की, और इन दोनों का अंतर हमको बोला गया है कि इन दोनों का अंतर है 5। ठीक है कि नहीं, आपको ये बात समझ में आई होगी। जिस तरीके से हमने यहाँ पर निकाला 100 रुपये हमारी जेब में थे, 20 रुपये किलो हमारे आलू थे, तो तो हम कितने लेके आएंगे आलू 100 रुपये में, 5 किलो आलू लेके आ पाएंगे। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर x जो है हमारा प्राइस है, तो 600/x माइनस 600/6x/5 क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो क्या आएगा हमारे पास, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं 6, तो ये हो जाएगा 100, और 5 जो है ऊपर जाएगा तो 500, तो आएगा 600/x माइनस 500/x इज इक्वल टू 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 रुपीज़ पर kg, क्योंकि ये हमारा प्राइस था ना। आपको ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि ये x है क्या, ये जो x है ये हमने माना है ओरिजिनल, ये हमने ओरिजिनल प्राइस माना है x, ओरिजिनल प्राइस माना है x। फाइनल प्राइस क्या है, फाइनल प्राइस है हमारा 6/5 इंटू एक्स, तो यानी ये हो गया हमारा ओरिजिनल जो x, ये हमारी होगी ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी होगी आपके पास 20 रुपीज़ पर kg। फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी आपकी 6/5 किसका, 20 का, यानी फिनिशियल क्वांटिटी का। तो आया 5 हो 20 और ये हो गया 4 रुपीज़ पर kg। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम क्या पूछा था, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस। तो हमारा क्या है, हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है वो तो ये है, और फाइनल प्राइस कह लो या प्रेजेंट प्राइस कह लो, वो है हमारा 24। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा 24 माइनस 20, यानी आंसर हो जाएगा 4। यही हमारा आंसर है, जो कि है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं फिर से। हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में एक्स मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमसे पूछा गया था प्रेजेंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो हमने क्या किया, हमने ओरिजिनल प्राइस को ही एक्स मान लिया। और फिर हमको क्या बोला गया था, फिर हमको बोला गया था कि आपका जो फाइनल प्राइस है वो 20% ज़्यादा है ओरिजिनल प्राइस से। और 20, तो हमने लिखा 20% का मतलब 1/100, तो इसका मतलब हो गया 1/5। तो कितना है, एक्स तो है ही, उससे 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा का मतलब जितना पहले था उतना तो है ही, इसका मतलब x तो है ही, उससे 20% और ज़्यादा है, तो इसका मतलब 1/5x और हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई कि आपके पास जो इनिशियल प्राइस हो जाएगा वो होगा x, और जो फाइनल प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 6x/5। आपको समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है आपको बोला गया कि जो मैंगोज़ हैं उस 600 रुपये जो उसके पास हैं, उस मैंगोज़ में वो पहले जितने मैंगोज़ खरीद पाता था उससे अब 5 कम खरीद पाता है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया ना। प्राइस बढ़ेगा तो 5 किलो कम मैंगोज़ खरीद पाएगा, है ना। तो वही उन्होंने बोला। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि जैसे अगर आप किसी शॉप के पास जाते हैं, आपके पास 100 रुपये हैं और आपको पता है 20 रुपये किलो आलू मिल रहे हैं, तो आप कैसे निकालते हैं कि आपको कितने किलो आप आलू खरीद सकते हैं। तो वो आप निकालते हैं 100 अपॉन प्राइस, जो रुपये आपके पास हैं अपॉन प्राइस, जो रेट है उसका, उससे डिवाइड करके। तो आपने इसी तरीके से 5 kg पोटैटो निकाले, तो उसी तरीके से आपने क्या किया, 600/x माइनस 600 अपॉन 6x/5। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 20 रुपीज़ पर kg, यानी x की वैल्यू, और x हमने क्या माना था, x हमने माना था ओरिजिनल प्राइस। यहाँ पे देखिए x जो है हमारा ओरिजिनल प्राइस है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है फाइनल या प्रेजेंट। तो फाइनल या प्रेजेंट निकालने के लिए 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है 24। अब हमसे क्या पूछा, इन दोनों का डिफरेंस, तो हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, जो कि है 4। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी अच्छे तरीके से। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। ये सेम ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दोबारा से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जिससे कि हमको प्रॉब्लम ना आए। चलिए इस क्वेश्चन में अब आपको देखिए, अब हमसे क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, हमसे बोल रहे हैं कि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ मैंगोज अ मैन कैन बाय 5 kg मैंगोज लेस फॉर ₹600। देखिए इसका मतलब 20% ज़्यादा हो गया ना प्राइस। देखिए हमारे पास रुपए कितने हैं, हमारे पास रुपए हैं 600, और इसका अगर हम 20% निकालते हैं तो क्या होता है, 20 इंटू परसेंट का मतलब 1/100। तो ये हो गया आपके पास, 0 से 0 कटा तो 1/5, और 5 गया 100, तो ये हो गया आपके पास 120 रुपये, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हमसे कह रहे हैं कि जो 120 रुपये बढ़ गए, उसकी वजह से आपने जो है 5 kg मैंगो कम खरीदे। समझ रहे हैं आप बात को, 20 रुपये जो 120 रुपये जो बढ़ गए, क्योंकि 600 रुपये थे ना आपके पास, कितने बोला है 20% बढ़ा है, तो इसका मतलब 600 का 20% अगर आप निकालते हैं तो 120 रुपये आएगा, ठीक है। तो 120 रुपये बढ़ जाते हैं तो हम 5 किलो मैंगो कम खरीदते हैं। इसका मतलब अगर 120 रुपये मैंगो नहीं बढ़ते तो आप कितने मैंगो खरीद पाते, 5 kg मैंगो खरीद पाते। इस चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी लिख के देख सकते हैं कि अगर आपके पास 5 kg मैंगो खरीद पाते कब, जब आपके 120 रुपये नहीं बढ़ते। इसका मतलब 120 रुपये की कीमत 5 kg मैंगो की कीमत बराबर है। आप समझ रहे हैं इस बात को भाई, 120 रुपये बढ़ गए। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि आपके 120 रुपये बढ़ गए, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आपके जो है 5 kg मैंगो नहीं खरीद पाए। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि दोनों क्वांटिटी बराबर हैं, तभी तो महंगा होने की वजह से आपके जो पैसे हैं, जो क्वांटिटी है वो कम खरीद पाए हैं आप। इसका मतलब वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे आपने निकाल लिया कि आपके पास जो 1 kg मैंगोस हैं उनकी कीमत है 120/5 करेंगे तो 24 रुपीज़ पर kg। आप समझ गए इस चीज़ को, मतलब 24 रुपीज़ की हो जाएगी, क्योंकि 1 किलो तो आप ऐसे ही बोल रहे हैं ना, तो 1 किलो हो जाए, रेट आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो हमने यहाँ पर क्या माना था, हमने यहाँ पर माना था कि हमारी इनिशियल वैल्यू x है, यहाँ पे हमारी इनिशियल वैल्यू ओरिजिनल प्राइस x है। तो जब हमारा सॉल्व करके x की वैल्यू आई थी तो हमने बोला था कि ये इनिशियल वैल्यू है। लेकिन जब हम इस वाले मेथड में करते हैं ना 100 वाले में, तो हम हमेशा फाइनल वैल्यू को मानते हैं। तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू, जो वैल्यू निकल के आती है वो फाइनल वैल्यू होती है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये फाइनल क्वांटिटी है। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हमको क्या पता है क्वेश्चन में, अब हमको ये चीज़ पता है क्वेश्चन में कि आपकी जो इनिशियल क्वांटिटी है और जो फाइनल क्वांटिटी है उनके बीच में अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो क्या है, इनिशियल क्वांटिटी 20% ज़्यादा है, फाइनल क्वांटिटी 20% ज़्यादा है इनिशियल से। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5।
मैंने बताया था ना 20 इंटू 1/100, 20% है ना, तो अपॉन 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 1/5 और कितना प्लस का साइन क्योंकि ज़्यादा है। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या होती है आपकी नीचे वाली होगी, तो वो हो जाएगा आपका 5 और जो बढ़ी हुई क्वांटिटी है वो हो जाएगी 6। तो इसका मतलब अगर शुरुआत में जो प्राइस है वो 5 है तो बाद में जो प्राइस है वो 6 हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं शुरुआत में प्राइस अगर 6 है तो फाइनल जो इनिशियल प्राइस होगा वो 5 होगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या पता है, आपको पता है कि आपका जो बाद वाला प्राइस है वो 6 नहीं है, वो 24 है। इसका मतलब अगर आप इसको 4 गुना करते हैं, अगर आप इसको 4 गुना करते हैं तो आपका 24 आएगा। इसका मतलब अगर आपको इनिशियल क्वांटिटी चाहिए तो उसको भी आपको 4 गुना करना पड़ेगा, तो वो आपका 20 आएगा। तो 20 क्या हो जाएगी आपकी इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगी। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या हो गया इनिशियल और फाइनल में से अगर हम इनिशियल माइनस करते हैं तो 24 में से हमने 20 माइनस किया, आंसर आया 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए इसको एक बार क्विकली रिकैप करते हैं हम कि आखिरकार इसमें हमने किया क्या है, कैसे हमने परसेंटेज का यूज़ करते हुए किया है। अच्छा, इसमें बोला क्या गया, जो मेन चीज़ है, एक तो आपको ये याद रखना है इसमें कि जो हम वैल्यू निकल के आती है हमारी वो हमेशा फाइनल वैल्यू होती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इसमें हमेशा चेंज को मैटर करता है कि जैसे मैंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 20% रेट बढ़ गया, प्राइस 20% प्राइस बढ़ गया मैंगोज का, इसकी वजह से 5 किलो मैंगोज कम खरीद पाए। इसका मतलब जो 20% है वो किसका है, वो 600 रुपये का 20% निकालेंगे तो 120 रुपये। इसका मतलब अगर 120 रुपये बढ़ जाते हैं तो आप कितने कम मैंगो खरीद पाते हैं, आप 5 केजी कम मैंगो खरीद पाते हैं। इसका मतलब जो 5 किलो की जो कीमत है वो 120 रुपये के बराबर है। और यहीं से आपने क्या निकाल दिया, यहीं से आपने निकाल दिया कि 1 किलो की कीमत कितनी होगी, वो होगी 24 रुपये के बराबर, 24 रुपये के बराबर। तो आपने इसी, और आपके हिसाब से रेशियो क्या है 5:6, और ये रेशियो आपने कैसे निकाला 1/20, 1/20 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 है तो 5 होगी इनिशियल क्वांटिटी, उसमें से एक जोड़ा तो ही फाइनल यानी 6। आपने 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, और आपने उसी 4 से इनिशियल वाले को मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, यानी जो आपके रेट हो जाएंगे वो जाएंगे 24 और वो जाएंगे आपके 20, इन दोनों का डिफरेंस 4, और यही आपका आंसर है। आई होप आपको इस चीज़ को क्लैरिटी मिली होगी, काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन अगर आप फिर भी आपको लगता है कि अभी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही, आप एक बार वीडियो दोबारा देखिए, उसके बाद भी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती उसकी, तो भी आपका जो थर्ड मेथड है वो आप मान लीजिए एक पैनेसिया है, ये आपकी सारी दुख और तकलीफों को दूर कर देगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं समझना, समझ अगर नहीं आ रहा तो आप सीधा याद कर लीजिए, ठीक है ना। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप सीधा कैसे इसको कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, इतना सिंपल है, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, आपको प्रॉब्लम किस चीज़ में आएगी, ठीक है ना। अच्छा, मैं अब आपको क्या बताता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपका जो, मान लीजिए कि आपके पास जो मनी है, आपके पास जो मनी है वो है एक्स रुपीज़ हैं आपके पास, ठीक है। और आप क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल, ये है आपके पास रेट होते हैं यानी आपके प्राइस, ठीक है ना, आपकी ये प्राइस है। तो मान लीजिए कि आपके इनिशियल प्राइस कितना है, ए रुपीज़ पर केजी, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से कि ए, जैसे बोलते हैं ना 10 रुपये किलो, तो मैंने बोला ए रुपये किलो है, और मैंने दूसरे फाइनल में क्या बोला, मैंने बोला 20 रुपये किलो है, ठीक है कि नहीं। मैंने यहाँ पे मान लिया ए रुपये किलो है, यहाँ पे मैंने मान लिया 20 रुपये किलो है, प्राइस और रेट, ठीक है। ये तो प्राइस और रेट आ गया। अब मुझे क्वांटिटी निकालनी है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, आपके रुपए आते हैं ऊपर और जो रेट है वो आता है नीचे। यानी अगर आपके हाथ में है 100 रुपये और आपको मालूम है कि 20 रुपये किलो आपके आलू हैं, तो आप कुल कितने आलू खरीद पाएंगे, 100/20, यानी आप 5 किलो आलू खरीद पाएंगे, आप 5 किलो पोटैटो खरीद पाएंगे। तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए मैं क्या लिखूंगा, इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए मैं लिखूंगा रुपए हैं एक्स, इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए मैं लिखूंगा रुपए हैं एक्स, और जो रेट है वो है ए। फिर मैंने रेशियो लगाया, रुपए हैं मेरे पास एक्स और जो रेट है वो है मेरे पास बी, ठीक है। तो अब मैंने जो समझाने के लिए आलू वाला एग्जांपल दिया था, पोटैटो वाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, जिससे कि क्लियरिटी के साथ हमें समझ में आई चीज़ें। अच्छा, ये आ गया। अब हमने क्या किया, इससे एक्स से इस एक्स को काटा, और इसका भी ध्यान रखा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वांटिटी है, ये हमारे पास मात्रा है, ठीक बात है। एक्स से हमने एक्स को कैंसिल किया और ये आया यहाँ पे और ये आया यहाँ पे, तो ये हो गया B/A, सही बात है। अच्छा, तो आपको एक बात ऑब्जर्व करिए आपने कि जो प्राइस है वो है A/B, लेकिन जो मात्रा है वो क्या है, वो है B/A। अरे भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा सीधे तरीके से हमने एक कंक्लूजन निकाल दिया। लेकिन इस कंक्लूजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं यहाँ स्टार के साथ लिख रहा हूँ, नोट लिखाते हुए,
व्हेन एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा है, खर्चा बोल दीजिए, या फिर जो खर्चा है वह कांस्टेंट है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं है। आपके पास x रुपए हैं, चाहे आप पहले आए बाजार चाहे आप बाद में आ जाए बाजार। जैसे कि यहाँ पे आपके पास 600 रुपए हैं, चाहे आप इंक्रीज होने से पहले आए, पैसे की जो आपके रेट है उसके बढ़ने या घटने से पहले आए, या उसके बढ़ने या घटने के बाद आए, आपके पास हर स्थिति में पैसे उतने ही हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप सीधा उलट कर सकते हैं, रेट और प्राइस का रेशियो निकालो और उसको उल्टा करके लिख दो, वही आपकी क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको मैं एक बार और साफ तरीके से लिख देता हूँ यहाँ नीचे कि मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि अगर आपका रेट, अगर आपका जो अमाउंट है वो सेम है, तो आपका जो प्राइस होगा उसका रेशियो मान लीजिए A/B है, तो आपकी जो क्वांटिटी है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, उसका रेशियो हो जाएगा B/A। समझ गए इस चीज़ को। तो यही हमारा थर्ड मेथड है और सीधा आपको क्वेश्चन इसी से करना है, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, 10 सेकंड लगेंगे आपको बस इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन को एक बार करके देखते हैं कि हम इसको कर कैसे सकते हैं, सीधा सीधा इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से सेपरेट कर लेता हूँ। मान लीजिए आपको जो यहाँ पे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे आप, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20%। तो मैंने क्या लिखा, प्राइस में इंक्रीज हुआ है ना, कितना इंक्रीज हुआ है, 20%। तो भाई 20% क्या होता है, 20, और प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है कि नहीं। तो ये बचे आपके पास 1/5, और इंक्रीज हुआ है तो प्लस आएगा। इसका मतलब अगर आपका इनिशियल और फाइनल, ये मैं लिख रहा हूँ इनिशियल और फाइनल, ठीक है। इनिशियल अगर आपके 5 रुपये का रेट था, मतलब 5 रुपये किलो मिलती थी कोई चीज़, तो वो एक बढ़कर यानी 6 रुपये किलो मिलेगी। और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी मिलेगी पहले 6, तो अब मिलेगी 5, यानी अगर ये 6 kg है तो यहाँ पे 5 kg है। यहाँ पे अगर 6 मिल रही है तो यहाँ 5 मिलेंगी, कुछ भी हो सकता है क्योंकि रेशियो है। क्वांटिटी में क्विंटल्स भी हो सकते हैं, kg भी हो सकता है, सीधे नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं। ये हो गया 6:5। अच्छा, अब हमारे हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से जो एक है, एक कम हो गया, लेकिन इनके हिसाब से क्या है, इनके हिसाब से है 5 किलो मैंगो कम हो गए। अरे ये तो अलग सी कोई बात हो गई बिल्कुल। इन्होंने क्या बोला है, हमारे हिसाब से तो एक कम हो रहा है, इनके हिसाब से 5 किलो मैंगोस कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो एक है इसकी क्वांटिटी 5 किलो मैंगो के बराबर है। समझ गए आप बात को। इस एक का मतलब 5 रुपये, एक का मतलब 5 kg मैंगो के बराबर है। तो आप इसको क्या करेंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। हमने इसको क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, और हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया 5 से। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 30, और हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 25। अब ये रेशियो नहीं है, ये नहीं लगाना है क्योंकि अब ये क्वांटिटी हो गई है, तो यहाँ पर रेशियो नहीं लगाएंगे हम। याद रखें इन छोटी छोटी बातों को, फिर कैलकुलेशन में गलती हो जाती है इनसे। ठीक है, हमारे पास क्वांटिटी आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले उसने 30 kg मैंगो खरीदे थे, अब उसने 25 kg मैंगो खरीदे। सही है, अच्छी बात है, हमें क्वांटिटी पता चल गई। इससे हम लेकिन रेट कैसे निकालें, प्राइस कैसे निकालें। अरे तुमको पता तो है कि वो रुपए कितने लेके गया था, रुपए तो उसके पास दोनों ही स्थिति में कितने थे, 600 रुपये ही तो थे। तो इसका मतलब वो रुपए थे 600, और 30 आम खरीदे उसने, 30 kg आम। बाद वाली सिचुएशन में भी रुपए से 600, उसने 25 kg आम खरीदे। तो इसका मतलब रेट कितना निकल के आया, इससे निकालेंगे तो आएगा आपके पास 20 रुपीज़ पर kg। कितना निकल के आएगा आपके पास, 20 रुपीज़ पर kg। बहुत ही आसानी से आपने इसे कैलकुलेट कर लिया, 20 रुपीज़ पर kg। और यहाँ से आपने कैलकुलेट किया तो कितना आया, वो आया आपके पास 24 रुपीज़ पर kg। ठीक है कि नहीं। और इन दोनों के बीच का जो प्राइस हमने निकाला है उसके बीच का अंतर पूछा है, तो वो हो जाएगा 24 माइनस 20, यानी हो गया आपका 4 रुपीज़ पर kg। आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझनी, क्योंकि यही मेथड आपको लगाना है। चलिए एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं इस मेथड को। हमने क्या माना कि मान लीजिए हमारी जेब में x रुपये हैं, हमें नहीं मालूम कि कितने हैं, लेकिन हर स्थिति में x ही रुपये हैं हमारे हाथ में। फिर हमसे क्या बोला गया, और मैंने माना कि जो रेट है, जैसे आप बोलते हो 10 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, मैंने मान लिया कि A रुपये किलो है पहली वाली कंडीशन में, और दूसरी वाली स्थिति में कितने हैं, B रुपये किलो है। अच्छा, अब हम क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, अगर हमारी जेब में मान लीजिए 100 रुपये हैं और जो आलू हैं वो 20 रुपये किलो हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, 100/20 करते हैं ना। तो उसी तरीके से x/a कर दिया मैंने, तो पता चल जाएगा कि 100/20 यानी 5 किलो आलू। यहाँ पे पता चल जाएगा x/a यानी x/a क्वांटिटी की हमारी वो सामान होगा जो भी हम मेजर कर रहे हैं। और दूसरे तरीके से क्या हो जाएगा, x/b। अब हमने x से x को कैंसिल किया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में b को लेके आए और a को लेके आए, तो b/a हो गया।
ये कंडीशन हमारी लेकिन कब वैलिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जब वैलिड है जब हमारी जेब में जो रुपए हैं वो कांस्टेंट है, पहले और बाद में दोनों समय हमारी जेब में जो रुपए हैं वो कांस्टेंट हैं। यहाँ पे 600 रुपये हैं, तो पहले भी 600 रुपये थे जब इंक्रीमेंट हुआ था प्राइस में, और जब इंक्रीमेंट नहीं हुआ था जब भी 600 ही रुपये थे। तो ये कंडीशन होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं सीधा कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो जो प्राइस होता है उसका जो रेशियो होता है उसका एकदम उलट हो जाता है जब आपकी क्वांटिटी होती है। समझ में आ गई आपको बात? ए रेशियो बी और बी रेशियो ए, आपको इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमसे क्या बोला गया था कि 20% बढ़ जाती है, तो इसका मतलब 5 पे 1 बढ़ जाता है, तो प्राइस कितना हो गया? प्राइस हो गया 5, फाइनल में कितना हो गया? 6। क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 6, और फाइनल में हो जाएगी 5। समझ में आ गई आपको बात? अच्छा, अब हमारे हिसाब से कितनी क्वांटिटी बढ़ रही है? 1, लेकिन इसके हिसाब से क्या है? 5 किलो। इसके हिसाब से 5 केजी क्वांटिटी बढ़ रही है मैंगोज की, तो इसका मतलब 1 का मतलब हो जाएगा 5 केजी के बराबर। तो 6 का मतलब हो गया 30 केजी, 5 का मतलब हो गया 25 केजी। और आपके हाथ में जेब में रुपए कितने हैं? आपके जेब में 600 रुपये हैं, तो 600 रुपये अपॉन 30 और 600 रुपये अपॉन 25, तो आपके पास हो जाएगा पहला वाला जो रेट निकल के आएगा इनिशियल 20 रुपये के जी, और जो बाद वाला रेट निकल के आएगा वो आएगा 24 रुपये के जी। ठीक है, और 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4 रुपीज़ पर के जी। आप इसको, यही आपका आंसर है 4, जो कि है आपका ऑप्शन ए। तो हमने इस क्वेश्चन को 3 मेथड्स से देखा, बहुत ही क्लैरिटी के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत ही पीसफुली शांति के साथ हमने इन तीनों मेथड को देखा। लेकिन अब हम आगे क्या करेंगे? हम सीधा ये थर्ड मेथड जो है हमारा, जो रेशियो मेथड है, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि यही हमारा गोल्डन मेथड है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जो हमारी किरण बुक में दिए हुए हैं। आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो को किया होगा पॉज और इस क्वेश्चन को किया होगा अटेम्प्ट। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको क्या बोला गया? हम क्या कौन सा मेथड लगाएंगे? हम इसमें रेशियो मेथड लगाएंगे, क्योंकि इसी मेथड में हमको परफेक्शन हासिल करना है, तो इसमें स्पीड बनानी है, तो इसी मेथड को यूज़ करेंगे। हमारा मेथड क्या कहता है? हमारा मेथड कहता है इनिशियल क्वांटिटी या इनिशियल प्राइस, ये फाइनल क्वांटिटी या फाइनल प्राइस। अब हम देखते हैं प्राइस क्या है हमारा। प्राइस हमको क्या बोला गया है? हमको बोला गया है जो प्राइस है किसी कमोडिटी का, वो पहले कितना था? 6 रुपये पर के जी, और अब कितना हो गया बाद में? फाइनल में हो गया 7.5। 7.5 को हम और क्या लिख सकते हैं? 7.5 को हम लिख सकते हैं 15/2, तो मैं यहाँ पे 15/2 लिखूंगा, जिससे कि कैंसिलिंग में दिक्कत ना हो। 15/2, ठीक बात है। अब हमको निकालना है क्वांटिटी का रेशियो। क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा यानी 15/2 आएगा इधर, और आपका जो 6 है वो आएगा राइट हैंड साइड में। 3 2 6, 3 5 15, रेशियो आपका हो गया 5:4, तो क्वांटिटी का रेशियो आ गया 5:4। सही बात है। अब इन्होंने क्या बोला है? एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज। हमने ये बात पहले ही जान ली थी, इसी की वजह से हमने ये मेथड लगाया। अगर ये नहीं बोलता तो हम ये मेथड नहीं लगा पाते। ठीक है, द परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन, परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन, कितनी खपत कम हुई है? कितनी खपत कम हुई है? हमारे हिसाब से 1 खपत कम हुई है। द परसेंटेज इन ऑफ रिडक्शन, 1 कम हुई है, और कितने पे कम हुई है? 5 पे, है कि नहीं? 5 पर 1 कम हुई है, तो इसका मतलब 1/5, और परसेंटेज को निकालना है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आया हमारा 20%। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। एक बार क्विकली इस क्वेश्चन को रिकैप करते हैं। हमसे क्या बोला गया था? सबसे पहले हमसे क्या बोला गया? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो इंक्रीज हुई 6 रुपये से 7.5 रुपये। और अभी हम इस मेथड को नहीं लगाएंगे यहाँ पे, अभी हमने डिसाइड नहीं किया इस मेथड को लगाना है। जब हमसे बोला इन्होंने कि एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज, इसका मतलब अब फिक्स हो गया एक्सपेंडिचर। पहले भी 600 रुपये, अब भी 600 रुपये, पहले भी x रुपये, अब भी x रुपये। अब हम लगा सकते हैं ये मेथड। तो हमने क्या किया? हमने लिखा प्राइस का रेशियो है 6:15/2 इनिशियल और फाइनल का। अब क्वांटिटी का क्या होता है? क्वांटिटी का हो जाता है उलट, 15/2 रेशियो 6। अब 3 से हमने कैंसिल किया, हमारे पास क्वांटिटी का रेशियो क्या आ गया? क्वांटिटी का रेशियो आ गया 5:4। हम क्या बोला गया था कि कितना प्रतिशत कम हुआ है? तो हमारे हिसाब से 1 खपत कम हुई है, और कितने पर? 5 पर, क्योंकि वैल्यू इनिशियल से कंपैरिजन किया जाता है। तो 1/5 परसेंटेज निकालना है हमको, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। हमारा आंसर क्या आ गया? 20%, यानी हमारा ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ना एक में कुछ बेसिक सी बात बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक सी बातें, कि जो आपका जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसमें क्या होता है आपकी, एक तो ऐसे करके देखा होगा ना आपने हमेशा कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है, और ये होता है आपका एक ऐसे करके होता है, ठीक है ना, इस तरीके से होता है आपका कोऑर्डिनेट।
तो ये जो होती है आपकी, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो आपके जैसे फ्लोर है ना, फ्लोर के पैरेलल जो होगी उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। और जो आपकी जो वॉल होती है, दीवार जो होती है उसकी तरह जो होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। आपको ये बात समझ में आई? ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो एक्स एक्सिस है ना, इस पर वाई का, इस वाले पॉइंट को अगर मैं बोलूँ तो जैसे इससे दूरी निकालते हैं, इससे जो दूरी होगी वो तो हो जाती है आपका एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपका जो इससे जो ये वाला जो दूरी होती है ना, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, और या फिर इधर की तरफ और ये वाली दूरी देखें, इसका मतलब जो ग्राउंड लेवल वाली दूरी जो होती है पैरेलल टू अर्थ सरफेस की जो दूरी होती है वो हो जाती है आपका एक्स कोऑर्डिनेट। लेकिन आपकी जो हाइट वाली जो दूरी होती है, चाहे वो ऊपर हो या फिर नीचे की तरफ आपकी डेप्थ हो, इन दोनों ही केसेस में ये हो जाती है आपकी वाई, ये हो जाता है आपका वाई, वाई ऑर्डिनेट। ठीक है कि नहीं? आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि आपकी जो ओरिजिन से अगर ग्राउंड की तरह आप पैरेलल अगर आप चल रहे हैं, जैसे ऐसे करके आप चल रहे हैं, इस वाली सिचुएशन में आप कैसे चल रहे हैं, एक बार कलर चेंज करके बताता हूँ। हाँ, आप ऐसे करके चल रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी एक्स ऑर्डिनेट, ये और एक्स कोऑर्डिनेट, ये भी आपका एक्स कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं कि आप जो है, जो आपकी दीवार है उसके पैरेलल है, यानी आप ऐसे करके चल रहे हैं, चाहे ऊपर चलें चाहे नीचे चलें, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है वाई ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी आप एक्स एक्सिस से कितना ऊपर हैं कितना नीचे हैं, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट बताता है। आप एक्स एक्सिस से कितना ऊपर हैं कितना नीचे हैं, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट बताता है। और आप जो है वाई एक्सिस के कितना लेफ्ट में है कितना राइट में है, वाई एक्सिस के कितना लेफ्ट में है कितना राइट में है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट बताता है। आप मेरी डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है, वो बताता है कि x कोऑर्डिनेट से, x एक्सिस से कितना ऊपर है या कितना नीचे है। और आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि आप जो है y कोऑर्डिनेट के, y जो एक्सिस है उसके कितना लेफ्ट में और कितने राइट में है। समझ रहे हैं आप बात को? इसका मतलब मैं एक बात बोल सकता हूँ कि जो आपकी x एक्सिस होती है इसके ऊपर जो पॉइंट आता होगा वहां पर जो आपका y है वो 0 होता होगा। क्योंकि आप तो, क्योंकि y क्या बताता है, y ये बताता है, y का जो कोऑर्डिनेट है वो ये बताता है कि आप x से कितना दूरी है, आप x से कितनी दूरी पे हैं। लेकिन आप तो बैठे ही x एक्सिस के ऊपर है, तो यानी आपकी जो दूरी होगी वो होगी 0, यानी जो आपका y कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 0। उसी तरीके से अगर आप y एक्सिस के ऊपर हैं और केवल और y एक्सिस के ऊपर ही बैठे हुए हैं और आपसे, अच्छा एक बार और बता दूं डेफिनेशन, x कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या होती है कि y एक्सिस से आप कितना राइट हैं या कितना लेफ्ट हैं। और मान लीजिए कि आप बैठे ही y एक्सिस के ऊपर हैं, तो यानी आपका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपकी तो कोई दूरी ही नहीं है y एक्सिस से, आप तो y एक्सिस के ऊपर ही बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन जो है थोड़ी सी समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया, x एक्सिस जो होती है आपकी वो ये बताती है कि आप जो है x एक्सिस जो होती है वो ये बताती है कि आप y एक्सिस से कितना दूर है, लेफ्ट में या राइट में। ठीक है ना। और जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है कि आप जो है x एक्सिस से कितना ऊपर है कितना नीचे है, ये आपका y कोऑर्डिनेट बताता है। तो इसीलिए जब आप x एक्सिस के ऊपर बैठे होते हैं ना, तो आपका जो y ऑर्डिनेट है वो 0 हो जाता है, क्योंकि कोई दूरी है ही नहीं लेफ्ट और राइट में। और उसी तरीके से जब आप y एक्सिस के ऊपर बैठे होते हैं तो आप ना तो लेफ्ट में ना राइट में है y एक्सिस के, तो आपका x ऑर्डिनेट 0 हो जाता है। आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एट x एक्सिस जो आपका y ऑर्डिनेट होते हैं, y ऑर्डिनेट इज 0। ठीक है ना। और आपका एट y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा, थोड़ी सी हमने जो समझी चीज़ें। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम समझते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। चलिए हम इसको ना यहाँ सॉल्व, हम इसको ना यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी कि इस क्वेश्चन में हमारा, ओके 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 ओके, ऑलरेडी हमारे पास है ये क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए, एक्चुअली में है क्या हमारे पास, अच्छा अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। जस्ट जस्ट मिनट।
चलिए अब इस क्वेश्चन में करते हैं कि हमसे क्या कह रहे हैं ये लोग। हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी इक्वेशन दे रखी है इन्होंने इक्वेशन क्या दी है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट करता है p पे, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1, और दूसरी जो लाइन है वो है x माइनस 2y प्लस 12 जो कि इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस पर, जिसकी कोऑर्डिनेट है, जिसका पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट q, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2। तो पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इनको अर्थमेटिक तरीके से, मतलब अर्थमेटिकली ही सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली में ग्राफ के ऊपर क्या हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी एक इक्वेशन है, पहली इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और जो नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। मैंने क्या किया यहाँ पे है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, और जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं उसको यहाँ लिखता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मेरा आ गया 11, ठीक है ना। अब मैं इनको सब्सट्रैक्ट करता हूँ दोनों को, इसको मैंने सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे माइनस साइन आया तो उनसे कैंसिल किया, माइनस 7y और ये हो गया माइनस 35। तो जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी 5, y की वैल्यू होगी 5, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ, मैं x की वैल्यू क्या करता हूँ, मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर। तो मैं x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा 2x और फिर 5 3 15 इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। आपको समझ में आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई माइनस 2। मैं यहाँ पे यानी क्या बोल सकता हूँ, जो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है p कोऑर्डिनेट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2 और 5, क्योंकि हम हमेशा पहले लिखते हैं x कोऑर्डिनेट और फिर लिखते हैं y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो p की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो x1 है वो कितना आ गया, x1 जो हमारे पास वो आ गया माइनस 2, और जो y1 है वो कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 5, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, सेकंड इक्वेशन जो कि x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती है। तो वो हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन, x माइनस 2y प्लस 12, ये है आपके पास इक्वेशन जो बोला गया, और ये x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती है। मैंने क्या बोला था, x एक्सिस पे अगर इंटरसेक्ट करती है यानी आपकी वो x एक्सिस के ऊपर बैठी हुई है, वो यहाँ कहीं बैठी हुई है, x एक्सिस के ऊपर यहाँ कहीं बैठी हुई है। तो इसका मतलब उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, y जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो इस इक्वेशन में है उसका y 0 है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर y को 0 डाल देंगे, ये 0 था ना, तो हम y को 0 डाल देंगे, तो y हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो x की क्या वैल्यू होगी माइनस 12 होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या था, x2 था, तो x2 हो गया माइनस 12, और हमारा y2 क्या हो गया, y2 तो 0 है ही, ठीक है कि नहीं। अब हमसे क्या बोला गया, अब हमसे ये बोला गया था कि एक्चुअली में हमको निकालना है x1 माइनस x2। तो मैंने x1 निकाला माइनस 2 जो हमसे पूछा गया है। अब हम इसको सेपरेट करके लिखते हैं कि हमसे जो पूछा गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y2, यानी हमारा x1 हो जाएगा माइनस 2, और हमारा जो x2 है, x2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस 12। तो ये हमारा माइनस और ये हमारा माइनस 12 प्लस y1 की वैल्यू होगी 5 और y2 की वैल्यू होगी 0। तो हमने क्या लिखा माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो हमारा प्लस 12 और प्लस 5 प्लस 0, यानी हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, हमारा जो फाइनल आंसर है वो 15 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ये रहा 15। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सारे के सारे कोऑर्डिनेट हमारे दिख रहे हैं हमें आगे। तो हमारा p तो हो गया ये, और हमारा q क्या है, हमारा q है ये, हमारा जो q हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको ग्राफ पर ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। आप इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपको प्रैक्टिकली क्या चल रहा है, मतलब अगर मैं उसका थोड़ी सी झलक दिखाना चाहूँ आपको तो आप कैसे इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ये है आपका ग्राफ, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, इसको भी ना थोड़ा सा स्ट्रेट और प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया आपका, ये रहा आपका ग्राफ, ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या बोला गया, पहली इक्वेशन, जो आपकी पहली इक्वेशन होगी ना वो कैसे ड्रॉ करेंगे आप। जब भी आपको कोई इक्वेशन हो और उसको आपको ग्राफ पर ड्रॉ करना हो ना, तो हमेशा एक बार x को 0 डालिए, एक बार y को 0 डालिए, और इस इक्वेशन को दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और उसको सॉल्व कर दीजिए।
मैंने क्या बोला, अच्छा इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करके क्या आएगा, आपको सॉल्व करके आएगा ये वाला पॉइंट। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को इस पर कट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप जो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, आपको इसे ड्रॉ करना है। तो आप क्या कीजिए, आप जो है यहाँ पे x को लीजिए 0, तो अगर x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 11/3। हमको तो अंदाजे से ड्रॉ करना है ना, फ्रैक्शन आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड अगर आप y को 0 ले लेते हैं तो आपके पास जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 11/2। तो आपको समझ में आई बात। इसका मतलब आपके जो पहली इक्वेशन है उसके वो क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू 0 तो 11/3, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो 11/3 यहाँ पे मतलब कहीं मान लीजिए 5 की वैल्यू, जो y हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा 11/3, ठीक है ना। और आपका जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 11/3 और ये हो जाएगा 11/2, सेकंड कोऑर्डिनेट जो है 11/2, इसका मतलब x में 11/2, तो वो हो गया आपका 11/2। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0 और यहाँ पे हो गया आपका x कोऑर्डिनेट 0। लाइक इसको थोड़ा सा और ठीक से लिख दूँ, जस्ट ए सेकेंड। एक सेकेंड, हाँ ये हो गया आपका ठीक, बिल्कुल ये हो गया आपका 0, ठीक है कि नहीं, आपका 0 हो गया। अच्छा अब आप इसको दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो कि हो जाएगी आपकी पहली वाली इक्वेशन के बराबर। ये जो इक्वेशन है ये होगी आपकी कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन होगी। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ कि ये कौन सी इक्वेशन है। ये आपके पास जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है ना। अच्छा अब मैं यही चीज़ तरीके से ना इक्वेशन सेकंड को भी सॉल्व करता हूँ और उसको भी इसी पे कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरी सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस 2y, x माइनस 2y सॉल्व करता हूँ, x माइनस 2y प्लस 12, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले x को 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, और अगर मैं y को 0 डालता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी -12, ठीक है कि नहीं। तो 0,6 तो 6 और -12, तो y पे मैं डालूंगा 6, y पे मैंने क्या किया, ये तो कुछ है 5 पॉइंट समथिंग, तो इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कहीं होगी आपकी 6 और 0,6, ठीक है कि नहीं, वो जाएगा आपका 0,6 और माइनस में इधर की तरफ कहीं -12,0, तो ये आ जाएंगे आपके इसके कोऑर्डिनेट। तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये हो जाएगा जो नेक्स्ट इक्वेशन जो हो जाएगी उसको आप ऐसे करके ज्वाइन करेंगे ना तो आपके पास अगली इक्वेशन आ गई है। हम 2 पॉइंट मिल गए ना, हमको बस 2 पॉइंट मिलना बहुत होता है किसी भी इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए, लाइन को, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन, और हमारी जो सेकंड इक्वेशन है उसकी वो क्या है, वैल्यू क्या हो उस इक्वेशन की, x माइनस 2y प्लस 12, x माइनस 2y। आप बिल्कुल भी ना परेशान ना हो, मैं इसको दोबारा से रिकैप कर दूंगा कि आपने क्या सीखा। आप इसको क्या कीजिए ड्रॉ, आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए यहाँ पे ये जो मिल रहा है ना, ये जो पॉइंट है ये है आपका P पॉइंट, और उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके -2,5, -2,5, जो P पॉइंट है इसको हो जाएगा -2,5। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, -2 इस डायरेक्शन में x जो है माइनस होता है ना, और y जो है पॉजिटिव है, तो पाई ये पॉजिटिव होगा, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो सही है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, और आ भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में रहा है। समझ रहे हैं आप बात को, आपका जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये हो गया आपका एकदम ठीक। ये है आपकी जो मतलब ये जो पहली इक्वेशन जा रही है, ये पहली इक्वेशन जा रही है, ये दूसरी इक्वेशन जा रही है, और इस तरीके से आपने 2 पॉइंट माने, एक बार माना x को 0, एक बार माना y को 0, और दोनों इक्वेशन ड्रॉ कर ली और इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता चल गया -2,5, ठीक है। तो ये है आपका जो हो रहा है ग्राउंड में, ऑन ग्राउंड मतलब प्रैक्टिकल अगर आप समझे तो ये चीज़ है आपकी। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप दूसरी इक्वेशन देखें तो क्या लिखा हुआ है, जो ग्राफ पर आपकी जो Q है, Q पॉइंट क्या है, Q पॉइंट है जो 0 मतलब जो x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है, जो आपकी दूसरी लाइन है, जो दूसरी लाइन है जो x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगी वो क्या हो जाएगा, वही तो है आपका -2,0। तो ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये है आपका Q पॉइंट, ये वाला आपका Q पॉइंट है, ये वाला आपका P पॉइंट है, ठीक है ना। आप इसको समझे पूरे क्वेश्चन को,
मैं एक और बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा टाइम लेके, आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन सब चीज़ों को समझिए, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगी। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, जब भी आपको कोई डेफिनेशन समझनी है ना, जब भी आपको कोई डेफिनेशन समझनी है एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट की, तो एक्स एक्सिस की बात को आप समझिए वाई एक्सिस की हेल्प से, वाई कोऑर्डिनेट की हेल्प से, और वाई एक्सिस की बात समझिए आप एक्स कोऑर्डिनेट की हेल्प से। ठीक है ना। मैं अगर यहाँ पे एक बार छोटे से मैं लिखूँ तो आप क्या हो गया, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है कि नहीं। तो एक्स एक्सिस, तो वाई क्या होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी जो होती है वो आपकी वाई कोऑर्डिनेट होता है। और किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है आपका एक्स वाई एक्सिस से दूरी, किसी भी पॉइंट की, इस पॉइंट की जो वाई एक्सिस है उससे जो दूरी होगी उसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। समझ गए ना। तो इसका मतलब अगर कोई पॉइंट है ही वाई एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब उससे उसकी कोई दूरी ही नहीं है, तो इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0। उसी तरीके से जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर जो पॉइंट होगा उसका मतलब जो वो एक्स एक्सिस से बिल्कुल दूर ही नहीं है, तो इसका मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट का वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स एक्सिस से दूरी होती है किसी पॉइंट की, और वो पॉइंट ही हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो कोई दूरी है ही नहीं, तो इसका मतलब जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है उनकी वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, और जो पॉइंट हमारे वाई एक्सिस पे है उनके एक्स कोऑर्डिनेट 0। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, अब हमको पता है कि हमारी दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो हमने इस इक्वेशन को और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सब्सट्रैक्ट कर दिया, जिससे कि हमारा x कैंसिल हो गया, y की वैल्यू निकाल दी हमने 5, और फिर इस वैल्यू को इसमें पुट किया और हमारी वैल्यू आ गई -2। तो हमारा जो x1 हो गया वो हो गया -2 और y हो गया हमारा 5। उसी तरीके से हमसे बोला गया था कि क्यू पॉइंट निकालना है, और क्यू पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मतलब y यहाँ पे होगा 0। तो हमने क्या किया, हमने क्यू पॉइंट निकालने के लिए y को रखा 0, तो बस हमने जैसे ही y को 0 रखा वहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। हमने यहाँ पर जो है y को 0 रखा, हमारी वैल्यू आ गई x की जो कि है -12, तो ये हमारा होगा क्यू पॉइंट। बस इन सारे पॉइंटों को, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गई हमारी x2, ये हो गया हमारा y2, बस इनको वैल्यू में डाल दिया हमने, बस हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से। फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि प्रैक्टिकली एक बार देखें कि ग्राफ में हो क्या रहा है। फिर हमने क्या किया, हमने ये जो हमारी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन 2x + 3y = 11, हमने एक बार यहाँ y को 0 रखा तो हमारे पास आया 0, 11/3, वो 11/2, 0। फिर एक बार हमने x को 0 रखा तो हमारे पास क्या आया, कोऑर्डिनेट 0, 11/3। हमने दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया यहाँ पर और लाइन की इक्वेशन लिख दी। उसी तरीके से हमने जो x - 2y + 12 है इसको भी सॉल्व किया और इसके दोनों कोऑर्डिनेट को दिखा और ड्रॉ कर दी लाइन। फिर हमने देखा कि हमारी ये दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो कोऑर्डिनेट क्या है, p, जिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है -2, 5, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर हमारा x होता है नेगेटिव और जो हमारा y होता है वो होता है पॉजिटिव। ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन है पॉजिटिव और लेफ्ट वाली डायरेक्शन है नेगेटिव, और ये वाला होता है पॉजिटिव और y में ये होता है नेगेटिव। समझ गए कि समझ गए। तो यहाँ पे तो हो जाएंगे दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा x नेगेटिव और y हो जाएगा पॉजिटिव, और इस वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे दोनों ही नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से चलता है ये। ठीक है ना। चलिए इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और सेपरेटली देखेंगे अच्छे तरीके से। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी इस टॉपिक की, कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगर आपको मेरी स्पीड में किसी भी तरीके का वेरिएशन चाहिए कि सर आप बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं थोड़ा तेज पढ़ाइए, या फिर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ थोड़ा धीमे पढ़ाऊँ, तो इन ईदर सिचुएशन आप मुझको सजेस्ट करें कि मैं किस स्पीड से चलूँ, जिससे कि मुझे पता चले कि आपका जो लेवल है वो क्या है और मुझे कैसे आप लोगों को बेहतर प्रिपरेशन करानी है। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़े से नॉर्मल मेथड से करेंगे और कैसे है उस मेथड में हम लोग थोड़ा सा वेरिएशन लाके इसको थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं वो समझेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको पहले मेथड से अपना अटेम्प्ट करते हैं। इसमें हमको क्या बोला गया, हमको बोला गया है जो इनकम है क्या है, हमको पता है कि कोई भी इंसान है वो कुछ पैसे कमाता है, उसकी कुछ तनख्वाह है, उसकी कुछ इनकम है, कुछ सैलरी है, वो क्या करता है, वो कुछ खर्चा करता है, ई माने एक्सपेंडिचर खर्चा, प्लस वो कुछ सेविंग करता है, वो कुछ पैसे बचाता है, तो उसका आ जाएगा एस। मान लीजिए मैंने क्या माना, मैंने माना वो उसके पास जो टोटल आमदनी है, जो टोटल सैलरी है वो 100 रुपये है, और हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया कि 72% यानी 100 में से 72 रुपये वो खर्च कर देता है। तो मैंने क्या कहा 72 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो 100 में से 72 खर्च कर देते तो बचे कितने, 28 रुपये ही तो बचे। तो उनका ठीक बात है।
फिर उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने कहा, इसको मैं लिख देता हूँ मेथड 1, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो उसकी इनकम है वो 28% बढ़ गई, 28% बढ़ गई। 28% का मतलब होता है अगर 100 है तो 128 हो गई, और 100 ही है हमारी तो 100 में 28 जोड़ेंगे तो हो जाएगी 128, ठीक है। फिर हमसे क्या बोला गया, उसका जो खर्चा है वो कितना बढ़ गया, वो बढ़ गया 25%। उसका जो खर्चा है वो 25% बढ़ गया। 25% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 25% हो जाएगा, 25 हो जाएगा 25 लिखेंगे आप, और प्रतिशत मतलब 1/100 लिखेंगे आप। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4। तो आपके पास आ गया, बढ़ गया तो प्लस का 1/4, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1/4 बढ़ गया, तो 72 तो है ही है, उसके अलावा बढ़ा कितना है, बढ़ा है आपका 1/4 यानी 1/18, मतलब तो 72 प्लस 18 आपका हो जाएगा 90, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी अब सेविंग कितनी है भाई, आप सेविंग निकाल सकते हो ना। आपको मालूम है आपका टोटल खर्चा हो गया 90, और जो टोटल सैलरी होगी आपकी 128 होगी, 128 होगी, तो आपका खर्चा आ गया 128, सेविंग आ गई 128 माइनस 90, तो ये आपके पास होगी 38। ये बात आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब आपकी सेविंग कितनी बढ़ गई, आप बोलेंगे मेरी सेविंग तो 10 बढ़ गई, पहले मैं केवल 28 रुपये बचा पा रहा था, अब मैं 38 रुपये बचा पा रहा हूँ। तो इसका मतलब 10 रुपये बढ़ गए आपकी सेविंग में। कितने पे बढ़े, पहले आपको जो इनिशियल था वो था 28, तो 28 रुपये पे आपके 10 रुपये बढ़ गए। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपने 100 से भी मल्टीप्लाई किया, 2 5 से 10 और 2 14 जा 28, तो आपका आ गया 500/4। इसको आप लिख सकते हैं 250/7, यानी आपका हो गया 7 या 21 और 7 5 जो 35 पॉइंट समथिंग आएगा, और बढ़ाए तो इंक्रीज आएगा। आपका केवल एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, जो कि है आपका 3। 38 तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, 35 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। तो एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना आपको केवल उतना कैलकुलेट करना है कि आपके आंसर जो है निकल आए, आपका ऑप्शन आप टिक कर सकें, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैंने क्या कहा, इनकम क्या होती है, इनकम होती है आपकी एक्सपेंडिचर, जो आपने खर्चा किया, प्लस आपने जो पैसे बचाए, जो सेव किए, जो सुरक्षित किए। मैंने मान लिया कि हमारी जो इनकम है वो 100 रुपये है, और इन्होंने क्या बोला, 72% आपकी जो इनकम है वो खर्च हो जाती है। इसका मतलब 72 रुपये खर्च कर दिए मैंने, बचे रुपये कितने, बचे केवल 28 रुपये मेरे पास। जब 100 वैसे 72 रुपये खर्च कर दिए तो कितने रुपये बचे, 28 ही रुपये बचे। फिर उन्होंने क्या कहा, आपकी जो इनकम है वो 28% बढ़ा दी जाती है, 28% बढ़ा दी जाती है। इसका मतलब 100 पे 28 रुपये बढ़ा दिए, तो अब मेरी इनकम कितनी होगी, अब मेरी इनकम होगी 128 रुपये। मेरी जो इनकम है वो होगी 128 रुपये। अच्छा, इन्होंने क्या कहा, अब आपका जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ा दिया, वो कितना बढ़ा दिया, 1/4 बढ़ा दिया। तो मतलब पहले जो 72 रुपये थे वो तो है ही, बढ़ाया है ना, तो 72 रुपये तो है ही जो पहले थे, उसमें आपने 1/4 और जोड़ दिया। 1/4 किसका, 1/4 72 का, तो 1/4 72 का क्या होता है, 18। इसका मतलब 72 प्लस 18 आपकी जो टोटल खर्चा हो गया वो हो गया 90 रुपये। अच्छा, अब आपने जो 128 आपकी टोटल सैलरी होगी, और जो आपका पूरा खर्चा हो गया वो क्या 90 रुपये, तो आपकी वो सेविंग कितनी बची, 38 रुपये। अब आपने क्या बोला, आपने बोला कि कितनी सेविंग बढ़ी, मेरे तो 10 रुपये बढ़ गए, मेरे 10 रुपये बढ़ गए। उन्होंने कितने पे बढ़े आपके 10 रुपये, पहले तो मैं 28 ही कमाता, पहले तो मैं 28 ही सेव करता था, तो इसका मतलब मेरे 10 रुपये बढ़े 28 के ऊपर, और परसेंटेज निकालने तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर निकला मेरा 35 पॉइंट समथिंग, मैंने आंसर निकाला 3, ठीक है ना। अच्छा, अब आप जो है थोड़ा सा और इसको बेटर कीजिए, इतना टाइम नहीं लगाएंगे आप इन क्वेश्चन में, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को कैसे कीजिए, मैं आपको एक बार बताता हूँ इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे अप्रोच कीजिए, यहाँ तक आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है कि जैसे मैंने क्या बोला, आपकी जो टोटल वो हो जाएगा इनकम इज इक्वल टू, इसको लिखिए मेथड 2, और आपको मेथड 2 ही फॉलो करना है। मेथड 1 केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मैंने क्या माना, आपकी जो पहली सैलरी है वो 100 रुपये है, और अब आपकी जो खर्चा कितना होता है, 72% आप खर्च कर देते हैं, यानी 100 में से 72 रुपये आप खर्च कर देते हैं, बचे 28 रुपये जो आपने सुरक्षित किए। अब उसके बाद क्या हुआ आपका, उसके बाद आपका क्या हुआ, आपकी 28% सैलरी बढ़ा दी, आपकी 28% सैलरी बढ़ा दी, इसका इसका मतलब आपके 28 रुपये बढ़ा दिए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं केवल लिख रहा हूँ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है मैं केवल वही चीज़ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं टोटल नहीं लिख रहा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आपके 28 रुपये बढ़ा दिए। अब क्या हुआ, अब जो है आपके क्या बोला इन्होंने कि 25% खर्चा और बढ़ा दिया। इसका मतलब आपने 25% खर्चा और बढ़ा दिया। अब 72 रुपये तो पहले खर्च कर ही रहे थे, अब इसका 1/4, क्योंकि 25% का मतलब क्या था 25, और 1/100 का मतलब 1/100 होता है, तो मतलब 1/4। इसका मतलब आपका हो जाएगा 72 का 1/4, 72 का 1/4, यानी हो गया आपका 18 रुपये, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे थे, आप पहले 72 रुपये तो खर्च कर रहे थे, और वो खर्चा आप अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आप 72 में 18 और जोड़ रहे हैं। इसका मतलब 72 रुपये आप खर्च कर ही रहे थे, आपका खर्चा कितना और बढ़ गया, आपका खर्चा 18 रुपये और बढ़ गया, ठीक है ना। तो अब आप क्या बोलेंगे, भाई मेरी जो टोटल सैलरी बढ़ी थी वो 28 रुपये बढ़ी थी,
और मैंने जो खर्चा है वो 18 रुपये बढ़ा दिया। इसका मतलब जो मेरी सेविंग है वो कितनी बढ़ गई, 28 रुपये थे, 18 रुपये खर्च कर दिए, बचे हुए आपके 10 रुपये। इसका मतलब अब आप 10 रुपये आप और ज़्यादा सेव कर रहे हैं। पहले आप कितने सेव कर रहे थे, पहले आप कर रहे थे 28 रुपये सेव, अब आप कितने रुपये खर्च सेव कर रहे हैं, 10 रुपये सेव कर रहे हैं। इसका मतलब आप 10 रुपये सेव कर रहे हैं 28 पर, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से, क्योंकि आपको निकालनी है परसेंटेज, और ये आपका आंसर हो जाता है 35 पॉइंट समथिंग इंक्रीमेंट। समझ गए आप मेरी बात को? एक बार क्विकली रिकैप करते हैं इस चीज़ को। हमको पता है कि हमारी जो इनकम होती है वो क्या होती है, वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। या तो कुछ खर्च करते हैं या फिर आप कुछ बचाते हैं, यही तो होता है पैसे का। तो इनकम होगी आपकी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आपके पास 100 रुपये थे, उसमें से आपने क्या किया, उस 100 रुपये में आपने जो है 72% खर्चा कर दिया, तो 72 रुपये आपके खर्च हो गए, बचे हुए 28 रुपये आपकी सेविंग है। लेकिन फिर आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया कि भाई आप खुश हो जाओ, आपके 28% सैलरी बढ़ा दी गई है। 28% सैलरी बढ़ा दी गई है, इसका मतलब 100 रुपये पे 28 रुपये और बढ़ा दिए, इसका मतलब आपके पास 28 रुपये और हो गए। इस खुशी में आपने क्या किया, आपने 18 आपने जो है 25% जो पहले खर्चा था वो 25% और बढ़ा दिया। इसका मतलब आपने 18 रुपये और खर्च करने लग गए। इसका मतलब अब आपके पास कितने बढ़े, तो आपके 28 थे, और आपने खर्चा कितना बढ़ा दिया, आपने खर्चा बढ़ा दिया 18 का। इसका मतलब बचे हुए 10 जो हैं आप और सेव कर रहे हैं। पहले जो सेव कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा 10 रुपये आप और ज़्यादा सेव करने लग गए। तो इसका मतलब 10 रुपये आप सेव कर रहे हैं किसके ऊपर, जो आपकी इनिशियल सेविंग थी। इनिशियल सेविंग थी 28 रुपये, जो कि आएगा 35 पॉइंट समथिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है ना? तो आई होप जो है आपको ये मेथड समझ में आया होगा, आपको ये अप्रोच जो है क्लैरिटी देनी होगी कहीं ना कहीं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझेंगे और बेहतर अप्रोचेस, बेहतर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच समझेंगे, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू एडिशन होगा। चलिए हाँ, एक बात और मेंशन कर दूं कि अगर आप हमारी कोई भी वीडियो सीरीज जो है देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट दोनों की सेपरेटली हमने बनाई हुई है। उसके अलावा आप जो है चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लिंक अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट समझेंगे और कुछ बेहतर और बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आपका।